स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन। बैलेंस शीट गिवन है आपको, इक्विटी एंड लायबिलिटीज 15 और 16 की, उसके बाद असेट्स, लायबिलिटीज एंड असेट्स के बाद नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल की बाइफिकेशन है कि इक्विटी कैपिटल है 4 लाख और 7 लाख और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5 लाख। सरप्लस में जनरल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ P&L दिया हुआ है। टेंजिबल एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। असेट्स ऑफ अनदर कंपनी वर परचेज्ड फॉर ₹1 lakh पेबल इन शेयर्स। These assets are goodwill 15,000, stock 40,000 and machinery 45,000. Assets of another company were purchased for ₹1 lakh payable in share. इसका मतलब जब हमने asset purchase की होंगी तो हमने goodwill purchase की है कितने की? 15,000 की। स्टॉक लिया है हमने 40,000 का और मशीनरी ली है हमने 45,000 की। कितने का हो गया ये? 40, 40, 80, 85 एंड 15 1 लाख। और इनको हमने इसके बदले में दिया क्या है? शेयर्स। ठीक है, ये मैंने एक एंट्री जस्ट आपको बाद में समझाने के लिए की है कि हमने 3 चीजें खरीदी हैं और उसके बदले में हमने पेमेंट किस चीज में की है? शेयर्स में की है। देन आपको दिया हुआ है करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 60,000, a machine costing ₹40,000 having written down value 20,000 sold out at a loss of ₹5,000 which was written off from general reserve. Debenture holder accept preference shares in settlement of their claims. Provision for taxation दिया हुआ है 12,000, dividend दिया हुआ है 30,000 during the year. अब सबसे पहले आपको बनाना है schedule of change in working capital. तो वो आपको पता है कि हमें 4 कॉलम इसके बनाने हैं। 4 कॉलम में सबसे पहले हम ईयर लिखेंगे, फिर इंक्रीज और डिक्रीज लिखेंगे। तो हमारे पास 15 है, 16 है, देन इंक्रीज और डिक्रीज। तो सबसे पहले क्या क्या असेट्स दे रखी हैं आपको? करंट असेट्स में स्टॉक है 65,800 एंड जस्ट 1,99,500। तो हमारे पास इंक्रीज कितने की आ गई? 1,33,700। देन मुझे डेटर्स दिए हुए हैं 1,50,000 एंड 1 लाख। डिक्रीज हो रहे हैं कितने के? 50,000 के। देन कैश है मेरे पास 50,000 और 1 लाख। इंक्रीज हो रहा है, आई विल राइट इन द कॉलम ऑफ इंक्रीज 50,000। इसको क्लोज कर देंगे। लायबिलिटीज में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है देखिए। करंट लायबिलिटी में दिया हुआ है टैक्स पेबल। अगर टैक्स के आगे वर्ड पेबल लिख दिया जाए तो वो करंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पेबल का मतलब है इट इज टू बी पेड विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, और जो चीज 12 मंथ्स में पे की जाती है वो करंट लायबिलिटी होती है। तो टैक्स पेबल हमारे पास यहाँ पर आ गया 4,000। लायबिलिटी कम हो रही है, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपके हैं 50,000 एंड 40,000। 10,000 से डिक्रीज हो रहे हैं, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। अब जब आप इसका नेट बैलेंस निकालेंगे तो आपकी इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आ रही है 1,47,700। ठीक है, अब यहां तक करने के बाद नेक्स्ट हमको जो बनानी होती है वो है फंड फ्रॉम ऑपरेशन एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन यहां बना लेते हैं और फंड फ्लो स्टेटमेंट यहां बना लेते हैं। यहां पर हम लिखेंगे सोर्सेस और यहां पर हम लिखेंगे एप्लीकेशंस। ठीक है, अब आप देखिए सबसे पहले फंड फ्रॉम ऑपरेशन बनाने के लिए हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट मुझे नोट्स टू अकाउंट्स में दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ P&L में 41,800 एंड 44,500। तो मेरे पास बैलेंस आ गया 44,500 minus 41,800
तो मेरे पास प्रॉफिट का बैलेंस है 2700। ठीक है, अब हम आइटम्स वन बाय वन बैलेंस शीट में से भी देखेंगे और एडजस्टमेंट में से भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दी हुई है, जो कि कितनी दे रखी है, देखो 4 लाख की और 12 लाख की दे रखी है। तो अब आप देखो यहाँ पर कि इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल कितनी है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल आप देखो कितनी है, 4 लाख से 7 लाख हो रही है। नोट्स टू अकाउंट्स में ध्यान से देखिए, 4 लाख से कितनी हो रही है, 7 लाख। लेकिन अभी मैंने पीछे एक एंट्री करी थी जिनमें से ये जो 1 लाख की कैपिटल है ये असेट के बदले में है, और इसका मतलब टोटल मेरी 3 लाख की जो कैपिटल रेज हुई है उसमें से 2 लाख की कैपिटल किसके अगेंस्ट है, कैश के अगेंस्ट है, और जो 1 लाख की है वो असेट के अगेंस्ट है। तो मैं पहले यहां पर लिखूंगी फंड फ्रॉम ऑपरेशन में इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल में जो मेरी अगेंस्ट कैश है वो तो है 2 लाख, और उसके अलावा 3 चीजें थी मेरे पास। कौन कौन सी, एक तो थी गुडविल और एक थी मशीनरी। गुडविल और मशीनरी कहाँ कहाँ जाएंगे वो मैं अलग से बताऊंगी आपको। जो स्टॉक के अगेंस्ट है 40,000, क्योंकि हम शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी बना चुके, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, बाहर से कोई चीज नहीं उठा सकते, हम बैलेंस शीट से ही बनाते हैं। तो बचा कौन सा, 40,000। तो मैंने यहां पर लिख दिया अगेंस्ट स्टॉक मेरी कितनी शेयर कैपिटल इश्यू हुई है, 2,40,000 टोटल आ गया। अभी भी मेरी 60,000 की कैपिटल का एडजस्टमेंट बाकी है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट आइटम मुझे क्या दे रखी है बैलेंस शीट में। रिजर्व्स एंड सरप्लस दिए हुए हैं। नेक्स्ट आइटम मुझे बैलेंस शीट में दिया हुआ है रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसकी बाइफर्केशन के अंदर मैंने देखा था कि स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस था, वो मैंने यहाँ ले लिया। बाकी बचा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व मेरे 70,000 से 80,000, 10,000 बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे एक एडजस्टमेंट दे रखी है 3rd नंबर पे, मशीनरी कॉस्टिंग ₹40,000, हैविंग रिटन डाउन वैल्यू 20,000, सोल्ड आउट एट ए लॉस ऑफ 5,000, विच वॉज रिटन ऑफ फ्रॉम जनरल रिजर्व, जिसे जनरल रिजर्व में से राइट ऑफ कर दिया गया। अब आप देखिए मुझे मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा पहले, तो मैं पहले मशीनरी अकाउंट बना लेती हूँ और साथ ही मैं जनरल रिजर्व का भी अकाउंट बना लेती हूँ। अब आप देखो मशीनरी अकाउंट में मेरे पास बैलेंस पड़ा है, और वो बैलेंस क्या है, सबसे पहले मेरे पास ओपनिंग बैलेंस मशीनरी का देखिए कितना दिया हुआ है असेट में। $5 lakh. यस प्लीज। मशीनरी का बैलेंस आपको दिया हुआ है 5 लाख और 6,90,000। तो मशीनरी के डेबिट में मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया 5,90,000 और 5 लाख सॉरी, और क्लोजिंग बैलेंस मैंने लिख दिया 6,90,000। इसके बाद मुझे यहाँ पे दिया हुआ है कि एक मशीनरी जो कि 40,000 की जिसकी कॉस्ट थी, उसकी रिटन डाउन वैल्यू थी 20,000, उसको मैंने 5,000 के लॉस में बेच दिया। 20,000 वाली 5,000 के लॉस में बेच दी, तो इसका मतलब कितने में बेची, 15,000 की। लॉस जो है वो मैंने ट्रांसफर किया है जनरल रिजर्व में, विच वॉज चार्ज टू जनरल रिजर्व। तो यहाँ पर मैं लॉस जो कि स्टेटमेंट ऑफ P&L में डालती, वो मैंने किस में डाला है, जनरल रिजर्व में। फिर मुझे बताया गया है कि करंट ईयर का डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी का 60,000 है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में कहीं भी गिवन नहीं है। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में कहीं भी गिवन नहीं होता तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हम यहाँ पर डालते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो कितना आ गया ये,
60,000। अब इसके बाद मेरे पास जो मशीनरी थी, अब आप यहाँ देखिए, ये एंट्री वापस मैं दिखा रही हूँ आपको, मैंने एंट्री की हुई है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू शेयर 1 लाख। तो इसमें से ये 45,000 की ये एंट्री भी तो जाएगी मशीनरी अकाउंट में। तो मशीनरी अकाउंट में मैंने टू शेयर कैपिटल 45,000। अब आप देखो मेरी 60,000 की कैपिटल की एंट्री बची थी, जिसमें से 45 की और हो गई। अब यहाँ से मेरे पास जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो मेरी मशीनरी की परचेज आ जाएगी, दैट इज 2,25,000। पहले ये बताओ मशीनरी अकाउंट समझ में आया? यस मैम। अब इस मशीनरी अकाउंट से पहले हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं। हमने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट से उठाए, ये कहीं नहीं जाएंगे। ये जो मेरी सेल थी 15,000 की, ये सेल मेरी यहाँ पर आ जाएगी फंड फ्लो स्टेटमेंट में, सोर्सेज में। सेल ऑफ मशीनरी 15,000 आ गया, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व में मैं लिख दूं टू मशीनरी 5,000, ठीक है। सेल स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट 60,000 डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन मैं करंट ईयर का यहाँ लिख देती हूँ 60,000। ये भी हो गया। अब मेरी बची शेयर कैपिटल, वो यहाँ आ गई, मेरी यहाँ खत्म हो गई। और परचेज 2,25,000 की, वो मेरी एप्लीकेशन में आ जाएगी। तो एप्लीकेशन में मैं लिख दूंगी परचेज ऑफ मशीनरी 2,25,000, ठीक है। अब मशीनरी की एडजस्टमेंट हो गई, जनरल रिजर्व की कर लेते हैं। जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस था 70,000, तो यहाँ पे मैंने लिखा 70,000। क्लोजिंग बैलेंस था मेरा 80,000, तो 80 और ये 5 कितना हो गया 85। 85 में से 70 चला गया, बचा कितना 15,000। स्टेटमेंट ऑफ P&L कि मैंने इस साल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया 15,000। तो 15,000 जो मेरा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जो कि बुक्स में से 10,000 शो हो रहा था, लेकिन 5,000 मैंने मशीनरी से भी ट्रांसफर किया है, तो टोटल मैंने कितना ट्रांसफर किया 15,000 ट्रांसफर किया। तो जनरल रिजर्व अकाउंट भी कंप्लीट हो गया मेरा। अब फिर से बैलेंस शीट पे स्टार्ट हो जाते हैं। शेयर कैपिटल हो गई हमारी, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। नेक्स्ट मुझे दिया हुआ है डिबेंचर्स 5 लाख के, और डिबेंचर होल्डर्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, डिबेंचर होल्डर एक्सेप्ट प्रेफरेंस शेयर्स इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, कि डिबेंचर होल्डर 5 लाख के हैं और वो अपनी सेटलमेंट के लिए प्रेफरेंस शेयर्स ले लेते हैं। तो जब डिबेंचर होल्डर्स भी 5 लाख के हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी 5 लाख के हैं, तो डिबेंचर होल्डर्स ने 5 लाख के वो ले लिए, दोनों आपस में सेटल हो गए, हमें कहीं भी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिबेंचर्स क्रेडिट हो गए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट हो गए, दोनों का अमाउंट कैंसिल हो गया आपस में, उनको पेमेंट मिल गई। अब ये पेमेंट होने के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, डिबेंचर होल्डर्स के बाद करंट लायबिलिटीज, टैक्स पेबल हम ले चुके, सन्ड्री क्रेडिटर्स हम ले चुके। अब बात आती है नॉन करंट असेट्स की। नॉन करंट असेट्स में हमारे पास टेंजिबल असेट्स में सबसे पहले है लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख और 2,60,000। तो 3 लाख और 2,60,000 कम हो रही है, अगर तो वो होती ज़्यादा हो रही होती तो हम परचेज मान लेते हैं, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग अगर सिर्फ थोड़ी सी अमाउंट से कम हो रही है तो हम उसको सेल नहीं मानते, क्योंकि लैंड का हम ये मान के चलते हैं कि वो टुकड़े में नहीं बिकेगी, जितनी लैंड है वो पूरी बिकेगी, या फिर लिखा होगा कि पार्ट ऑफ लैंड वाज सोल्ड, तो ऐसा कुछ भी नहीं रिटर्न है, तो हम इसको डेप्रिसिएशन मानते हैं कि 3 लाख वाली 2,60,000 की हो गई है, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑन लैंड कितना आ गया 40,000 का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, वो हम कर चुके। देन है गुडविल। गुडविल आप देखो आपको कितनी दे रखी है 15,000 की रेज की हुई है, तो 15,000 की गुडविल आपकी रेज हुई है, और वो ये वाली एंट्री वाली जो 15,000 की गुडविल बची थी ये वो है, तो इसका मतलब ये भी एडजस्ट हो गई आपकी। तो जो 15,000 की कैपिटल रह गई थी वो भी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद गुडविल के बाद नेक्स्ट आपको दिए हुए हैं करंट असेट्स, ये तीनों आप ले चुके हो, तो अब बचा क्या, एडजस्टमेंट्स में से चेक करना पड़ेगा। पहली एडजस्टमेंट हो गई, दूसरी डेप्रिसिएशन की भी हो गई, तीसरी भी हो गई, चौथी भी हो गई। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 12,000, वो कह रहा है कि 12,000 का हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रोवाइड किया, इस साल बनाया, तो प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 12,000।
अब मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में ना देखो टैक्स पेबल भी दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी दिया हुआ है। तो हमारा जो टैक्स पेबल है वो तो करंट में चला गया, लेकिन जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है हमें कोई ओपनिंग कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ। तो अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में इस तरफ आपका आता है प्रोवाइडेड, तो बैलेंस करने के लिए इस तरफ आता है टैक्स पेड। तो टैक्स पेड क्योंकि अकाउंट में कुछ और नहीं है तो वो भी कितना आ जाएगा 12,000। तो 12,000 हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा टैक्स पेड 12,000। देन आपको गिवन है डिविडेंड प्रपोज्ड बाय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। डिविडेंड जो दिया गया ये आपकी बुक में एडजस्टमेंट दे रखी है डिविडेंड वाली? यस मैम। यस मैम। क्योंकि अब डिविडेंड प्रपोज दिया हुआ है, ठीक है। डिविडेंड प्रपोज्ड बाय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। आप देखिए इसमें एक नोट दिया हुआ है, नो एडजस्टमेंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड बिकॉज इट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। जब तक जो डिविडेंड है वो एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर करके फाइनल डिविडेंड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक हम प्रपोज्ड डिविडेंड का कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो इसलिए इसका आप कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अब आप बाकी चीज़ों को बैलेंस कर देंगे। यहाँ से जो आएगा आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ये आ गया 1,29,700, that you will write here 1,29,700। और दूसरा आपका था इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, वो आपकी यहाँ आ जाएगी और इसको आप मैच कर देंगे। हाँ जी, समझ में आया? यस मैम।